are doing apse and apsidal distances. So in today's lecture we will discuss the theorem to prove that when central acceleration varies as some integral power of the distance, there are at most two apsidal distances. So at most two apsidal distances मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दो apsidal distances मिलेंगे, या फिर हो सकता है एक मिले, हो सकता है कोई ना मिले, मतलब मैक्सिमम हमें दो मिलेंगे, दो से ज़्यादा कभी भी नहीं मिलेंगे। तो हमने ये प्रूव करना है कि जब सेंट्रल एक्सेलरेशन वेरीज करेगी इंटेग्रल पावर ऑफ द डिस्टेंस से, तो हमारे पास मैक्सिमम एप्सिडल डिस्टेंस कितने होंगे? दो से ज़्यादा नहीं होंगे, दो से कम हो सकते हैं। सो देयर एग्जिस्ट एट मोस्ट टू एप्सिडल डिस्टेंस। सो लेट एफ बी द एक्सेलरेशन, सेंट्रल एक्सेलरेशन, और ये कैसे वेरी कर रही है? इंटेग्रल पावर ऑफ द डिस्टेंस, लेट आर बी द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, सो एफ इज प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर एन, और let lambda be the proportional constant of proportionality, or we will fix this lambda. So f is equal to lambda times r to the power n. So we have the result v square is equal to h square upon p square, और एप्स पे क्या होता है हमारा? p is equal to r, अभी हमने प्रूफ किया था लास्ट थ्योरम में। so p को हमने क्या ले लिया? r. so we will get v square is equal to h square upon r square. Also we know the relation between v and velocity and the force. So what is the relation? Relation is given by the equation v square by 2 is equal to integral of minus f dr plus constant of integration. So we have f as lambda r to the power n, put the value here. Again integrating lambda to the power n, lambda is constant outside, so r to the power n integral with respect to r is r to the power n plus 1 upon n plus 1 plus constant of integration is c. After rearranging, multiply this with 2, so it is v square, this will become minus 2 lambda r to the power n plus 1 plus 2c. Let us take 2c as c1. v square is equal to, now the equation become v square is equal to minus 2 lambda r to the power n plus 1 upon n plus 1 plus c1. Next we will multiply v square into r square, क्योंकि हम v square into r square का रिलेशन हमें पता है, v square into r square is h square, और हम इसे यूज करेंगे. So v square into r square, multiply this with v r square, so v square into r square is equal to minus 2 lambda, यहाँ पे आ गया r to the power n plus 3, क्योंकि हमने r स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, एंड दिस इज c1 इंटू r स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इंटू r स्क्वायर फ्रॉम द अबव इक्वेशन v is equal to h square. So we have this equation now. So it is 2 lambda r to the power n plus 1 upon n plus 1 n plus 3 upon n plus 1 minus c1 r square plus h square. This is the equation. So ये जो equation है इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करके लिखें, सो इट विल बिकम r टू द पावर n प्लस 3 c1 टाइम्स n प्लस 1 अपॉन 2 लैम्डा r स्क्वायर n प्लस 1 अपॉन 2 लैम्डा h स्क्वायर. अब ये जो इक्वेशन है इसमें कितने साइन चेंजेस हैं? एट मोस्ट, अब यहाँ से ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, सो देयर आर 2 साइन चेंजेस. और इसमें ये एक साइन चेंज ये है और एक ये, तो कितने साइन चेंज हो गए? 2. और ये जो साइन चेंजेस है ये दो, the equation 2 has at most 2 sign changes of sign in coefficients for all the values of c1 and n. और क्योंकि हमने लैम्डा को फिक्स किया था तो हमने ये साइन चेंजेस किसके लिए नोटिस करने हैं? सिर्फ c1 और n के लिए. तो c1 भी आपके पास कोई भी वैल्यू अटेन कर सकता है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन था, और n भी. सो जितनी जितनी वैल्यूज अगर आप देखो यहाँ पे, अगर ये c1 को नेगेटिव और n प्लस 1 को नेगेटिव या पॉजिटिव लेके चलो, तो इसमें जो मैक्सिमम चेंजेस आएंगे वो सिर्फ 2 ही आएंगे. हो सकता है एक ही चेंज हो और हो सकता है कोई भी चेंज ना हो, ये पॉजिटिव हो जाए ये नेगेटिव हो जाए, या दोनों पॉजिटिव हो जाए, या एक पॉजिटिव हो जाए एक नेगेटिव. तो एट मोस्ट इसमें क्या होंगे? 2 ही चेंजेस आपको नजर आएंगे. सो अगर आपके पास एट मोस्ट 2 चेंजेस हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही चेंज हैं, तो क्या होगा? डिस्कार्डे रूल ऑफ साइन अगर हम यूज़ करें तो डिस्कार्डे रूल ऑफ साइन हमें क्या कहता है कि जितने चेंजेस हैं उतने पॉजिटिव वैल्यूज होंगी किसकी?
आर की, जो हमने सॉल्व करना है। सो इसमें यहाँ पे एटमोस्ट 2 चेंजेस हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 चेंजेस आएंगे साइन में। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा 2 चेंजेस हैं साइन में, तो आर की भी कितनी वैल्यूज़ होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा एटमोस्ट 2 वैल्यूज़। सो अगर आपके पास एटमोस्ट 2 वैल्यूज़ हैं आर की, तो आर के एप्सिडल डिस्टेंसेस कितने निकलेंगे। सो अगर 2 वैल्यूज़, ज़्यादा से ज़्यादा आर की 2 वैल्यूज़ में ही 2 ही पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, तो आपके पास जो एपिसिडल डिस्टेंसेस होंगे वो भी कितने होंगे, एटमोस्ट 2, क्योंकि वो किस पे डिपेंड करेंगे, आर पे ही डिपेंड करते हैं, आर की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज़ पे। सो देयर आर एटमोस्ट 2 एपिसिडल डिस्टेंसेस. So this completes the theorem. Next topic is velocity from infinity. So when the particle moves under central force, the velocity that it would acquire if it is moved from rest at infinity to that point is called velocity from infinity. So velocity from infinity का point है। तो अब आपने इसको सॉल्व, अगर हम इसको प्रूव करेंगे तो कैसे करेंगे, हमें क्या दिया हुआ है, पार्टिकल मूव्स अंडर सेंट्रल फोर्स, और क्या है, द वेलोसिटी इट वुड एक्वायर इफ इट इज मूव्ड फ्रॉम रेस्ट टू इन्फिनिटी। सो पार्टिकल पहले रेस्ट पे है, फिर रेस्ट से कहाँ, इन्फिनिटी, टू दैट पॉइंट इट मूव्ड फ्रॉम रेस्ट एट इन्फिनिटी। सो इन्फिनिटी पे उसकी वेलोसिटी कितनी है, मूव फ्रॉम रेस्ट एट इन्फिनिटी। सो इन्फिनिटी पे उसकी वेलोसिटी 0 है, at that point is called velocity from infinity. Let the particle moving under the central force per unit mass having velocity v at a distance a from the center of force after starting from rest at infinity, means infinity पे तो उसकी velocity rest पे है, ठीक है, उसकी velocity 0 है, और कुछ डिस्टेंस ए ले लेते हैं, डिस्टेंस पे उसकी जो वेलोसिटी है एट सम डिस्टेंस, द वेलोसिटी जो हो गई वो क्या हो गई, कैपिटल v. सो पिडल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट हमें पता है क्या होता है, h² / p³ dp/dr इज इक्वल टू f. सो इंटीग्रेटेड, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, p⁻³ की जो इंटीग्रेशन होगी वो होगी p⁻³ + 1 अपॉन -3 + 1. सो आपके पास क्या आ जाएगा, इट इज़ p² आपके पास डिनोमिनेटर में चला जाएगा विद -2p विद -2 और 1 ऊपर आ जाएगा और साथ में आ जाएगा h². अब ये किसके इक्वल हो गया, इंटेग्रल f/dr प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इक्वेशन आ जाएगी. अब हमें ये भी पता है रिलेशन वेलोसिटी का h और p का. सो वेलोसिटी v² इज इक्वल टू h² अपॉन p², पर यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो क्या दी हुई है, कैपिटल v. सो कैपिटल v हमने यूज़ किया, कैपिटल v² इज इक्वल टू h² अपॉन p². सो वी विल पुट द वैल्यू h² अपॉन p² इज कैपिटल v². सो वी विल गेट दिस रिलेशन. सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग विद नेगेटिव we will get v²/2 is equal to minus integral f/dr minus c. So let us take minus cf plus c1. So we will get this equation. और ये जो equation है, हम इस equation को क्या बोलते हैं, energy equation of central orbit. अब हमें पता है since the particle starts from the rest and acquire velocity capital V at a distance r is equal to a. So velocity from infinity क्या होगी आपकी, हम इंटीग्रेट करेंगे इसको, लिमिट्स पुट कर देंगे फ्रॉम, क्या लिमिट्स रहेंगी उसकी, इन्फिनिटी से किस पॉइंट पे आ रहा है वो, ए पे, और इन्फिनिटी पे उसकी वेलोसिटी 0 थी और ए पे उसकी वेलोसिटी क्या है, कैपिटल वी. सो दिस बिकम्स द इक्वेशन, इंटेग्रल इक्वेशन. जो आपका कांस्टेंट है वो खत्म हो जाएगा क्योंकि अब ये क्या बन गया, डेफिनेट इंटेग्रल. सो इट इज फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम इन्फिनिटी एंड अटेनिंग एट पॉइंट ए पॉइंट पे पहुंचता है वेयर द वेलोसिटी इज कैपिटल वी. सो दिस इज द रिलेशन एंड कैपिटल वी इज नाउ, दिस रिलेशन इज नाउ कॉल्ड, नाउ टेकन एज velocity from infinity. So velocity from infinity is given by this relation. So this completes the topic. Thank you for watching.